अब देखिए, नमस्कार बच्चों। इसमें जैसा कि हमने इसके अगले वीडियो में हमने पढ़ाया आपको पश्चिमी हिंदी की बोलियां, और इसमें है पूर्वी हिंदी की बोलियां। जैसे कि आपका ये आपका पश्चिमी और पूर्वी हिंदी जितने भी उपभाषाएं थी, इसके पहले जो उपभाषाएं बताएं, उपभाषाओं में जो बोलियां हैं उनका जो वर्णन किया जा रहा है कि कौन सी किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। थोड़ा सा बोलियों का विस्तार पूर्वक परिचय बता रहे हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी के बारे में जितनी भी बोलियां उसके अंतर्गत आती हैं, उसका जो है मतलब उसको बता दिया गया है, वो कंप्लीट हो गया। अब आपका इसमें आएगा पूर्वी हिंदी की बोलियाँ जो पूर्व क्षेत्र में। अब ये किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, जैसे पश्चिमी हिंदी आपका सौरसेनी अपभ्रंश से लिया गया है, तो ये किससे है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से आएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश। यहाँ लिख लेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। वो कि पश्चिमी हिंदी किस में था? सौरसेनी अपभ्रंश में, और ये होगा आपका अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक। अब देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां में आपका आता है अवधी। अवधी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और सबसे ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं अवधी में हुई है, अवधी और ब्रिजभाषा में। अवधी में लिखने वाले रामचरितमानस जो बहुत फेमस रचना है, महाकाव्य है, जो तुलसीकृत है। और इनके बारे में देखते हैं कि पूर्वी हिंदी में जो है, जिसमें अवधी जो है उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन प्रदेश है। साहित्य के क्षेत्र में अवधी शब्द का अर्थ है अवध प्रदेश या अंतर्गत बोलने जाने वाली भाषा। अवध प्रदेश के अंतर्गत मतलब अवध प्रदेश जो है उसके अंतर्गत जो बोली जाती है भाषा, वहाँ पे अवधी है। अवध प्रदेश के आसपास बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। अब यहाँ पे अवधी में है कि यहाँ जो बताएगी कि ये साहित्य के क्षेत्र में अवधी शब्द का अर्थ है अवध प्रदेश। गोस्वामी तुलसीदास ने अवध शब्द का प्रयोग अयोध्या के अर्थ में किया है, और अयोध्या से अवध और अवध नाम बना है। प्राचीन काल में अयोध्या का प्रदेश कोसल राज्य के अंतर्गत था, इसलिए अवधी को कोसली भी कहा जाता है। देखिए, एक नाम इसका करने, अवधी को जो है एक नाम और से जाना जाता है, कोसली नाम से जाना जाता है अवधी को, ठीक है। और ये इसमें जो है अयोध्या प्रदेश से अवधी का कोसली भी कहा जाता है। अवधी की उत्पत्ति जो है के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत है। आचार्य शुक्ल ने अवधी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से मानते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है अपभ्रंश भाषा से शुक्ल मानते हैं। और ग्रियर्सन ने पूर्वी हिंदी की बोलियों का संबंध अर्धमागधी से मानते हुए अवधी का जन्म भी अर्धमागधी से माना है। और बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि पूर्वी हिंदी का संबंध जैन अर्धमागधी अपेक्षा पाली से ही अधिक है, किंतु वास्तव में पाली जैन अर्धमागधी से पुरानी भाषा है। इधर जैन अर्धमागधी ग्रंथों का, जो जैन थे वो अर्धमागधी ग्रंथों की रचना किए। जैसा किसी सब कवियों ने अपना अपना, देखिए अवधी जो अवध प्रदेश में माना गया, इसका क्षेत्र अवध प्रदेश से माना गया, जिसमें तुलसीकृत महाकाव्य रामचरितमानस लिखा गया, जिसको एक अवधी को कोसली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जो है अवध उत्पत्ति तो इसका बताया कि सभी ने अलग अलग मत के अनुसार दिया। इधर जैन अर्धमागधी ग्रंथों का संपादन इसे ईस्वी सन 5वीं शती में हुआ था, और इससे हम यह कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन अर्धमागधी बाद की अर्धमागधी से भिन्न थी, और इस प्राचीन अर्धमागधी से ही अवधी की उत्पत्ति हुई है। अपनी बात को वे और स्पष्ट करते हुए अन्य स्थान पर लिखते हैं कि अवधी अर्धमागधी की भाषागत विभिन्नताओं के कारण पर्याप्त दूर है, परंतु पाली से उसका पर्याप्त साम्य और नैकट्य प्रतीत हो। कोई पाली मांगता है, कोई कि ये पाली अपभ्रंश से हुआ है, कोई प्राकृत से मानता है, कोई इसे अर्धमागधी अपभ्रंश से मानता है। लेकिन इतना जानेंगे कि पूर्वी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं वो किस अपभ्रंश से हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश से है। अब देखिए अवधी की क्षेत्र तथा बोलने वालों की संख्या क्या है, कि जैसा कि अवधी के नाम से प्रकट होता है कि यह केवल अवध की बोली है, पर वास्तव में यह केवल अवध में ही नहीं बोली जाती। डॉक्टर हरदेव बाहरी अवधी नाम की उपयुक्तता को बताते हुए
वे उसके क्षेत्र के संबंध में अपनी मान्यता इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, अवधी नाम ही ठीक है। जैसे हरदोई जिला को छोड़कर से सारे अवध, जैसे लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली की बोली अवधी है। और अवध के बाहर जौनपुर, मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग, गंगा के दाहिने किनारे, फतेहपुर और इलाहाबाद में भी अवधी बोली जाती है। देखिए बोली की संख्या बहुत दूर तक गई है, यहाँ अवधी भी बोली जाती है। आप भदोही में चले आइए, इधर भी चले आइए, ठीक है। अब यहाँ के क्षेत्र पर बोलने वालों की संख्या, जैसा कि अवधी के नाम से प्रकट होता है कि ये केवल अवध की बोली है, पर वास्तव में यह केवल अवध में ही नहीं बोली जाती, ये कई जगह बोली जाती है। और इसकी बोलने वालों की संख्या जो है वो 1 करोड़ 90 लाख है। 1 करोड़ 90 लाख इसकी संख्या बोली गई है बोलने वालों की, 1 करोड़ 90 लाख। अनुमानता लोग मानते हैं, जैसा कि ऐसा देखें, करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख मानी गई है। और इसमें जो है कि व्याकरणगत विशेषताएं अवधी की जो बोलियां हैं, और कहते हैं कि इस बोली को बोलने में बिहार के मुसलमान भी आता है, इसका विस्तार मुजफ्फरपुर ज़िले तक है। इसी कारण जो है बाबूराम सक्सेना अवधी भाषा की सीमा का निर्धारण इस प्रकार करते हैं कि उत्तर में नेपाल की भाषाएं, पूर्व में भोजपुरी और दक्षिण में मराठी और पश्चिम में पछाई जो है हिंदी, कन्नौजी और बुंदेलखंडी। वस्तुतः आज के संदर्भ में देखा जाए तो इस बोली के बोलने वाले थोड़ी बहुत संख्या में सारे देश में फैले हुए हैं। जैसे कि आप किसी भी बोली को बोलने वाले हैं या उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो जब वो आप बाहर जाते हैं किसी काम के लिए या किसी पढ़ने के बेस पे या कमाने के बेस से जाते हैं, तो उस बोली का जो विस्तार वहाँ उस क्षेत्र में भी हो जाता है। क्योंकि आप बोलते हैं, आपके संगी साथी भी रहते हैं, कुछ 4 लोग और रहते हैं, तो वहाँ पे एक ठो मतलब कुछ लोगों की संख्या हो जाती है। तो कहते हैं कुछ न कुछ बोलने वालों की संख्या यहाँ इसकी अवध की कई जगह पे देखी गई है। अवधी भाषा की देखा गया कि अवध के निवासी जिन जिन शहरों में जाकर बस गए हैं इसी बोली का प्रयोग करते हैं। अतः इस दृष्टि से अवधी बोलने वालों की संख्या कहीं अधिक है। अनुमानतः 2.5 करोड़ तक लोग इसे बोलते हैं। श्री जॉर्ज गेर्सन ने इसे कई वर्ष पहले इस बोली के बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ निर्धारित की थी। एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए समाज के विचार विनिमय का साधन होने के कारण जो अवधी है हमको मध्य प्रांत की भाषा भी कहते हैं। तुलसी का समाज भेदनी दृष्टि से अवधी को बहुत बड़ी व्यावहारिक शक्ति प्रदान की थी, परंतु समाज की कुछ विपरीत परिस्थितियों ने इसे ब्रज भाषा के सामने साहित्यिक भाषा न बनी रहने दिया। फिर भी इसकी साहित्यिक समृद्धि कम नहीं है। जायसी का पद्मावत, तुलसी का रामचरितमानस अमर कृतियाँ हैं। जैसे कि आपने देखा है सूफी कवि जायसी का पद्मावत, जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत अवधी में लिखा गया ना, ठेठ अवधी में, अवधी। और तुलसी का है रामचरितमानस, तुलसी का रामचरितमानस, रामचरितमानस अवधी भाषा की अमर कृति है, अमर कृति है, अमर कृति है। ठीक है, अवधी भाषा की ये अमर कृति है पद्मावत और रामचरितमानस। ठीक है, अब देखिए इससे तो कितना भी इसको ब्रज भाषा के आगे नहीं वरीयता दी गई कि ब्रज भाषा ही भाषा है और बाकी ये नहीं है, लेकिन ये 2 अमर कृतियाँ ऐसी है जिससे अवधी का नाम अभी भी है। और देखिए इसमें कहा गया कि आलाखंड जो है, जगनिक का आलाखंड तुलसी के मानस के बाद अवधी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। और देखिए एक जगनिक का आलाखंड भी है, जगनिक का आल्हा खंड, आल्हा खंड, जगनिक का जो आला खंड है बड़ी लोकप्रिय कृति है, लोकप्रिय कृति है, अवधी की लोकप्रिय कृति है, अवधी की लोकप्रिय कृति है, अवधी की लोकप्रिय कृति है, कृति है। ठीक है, अब इसमें अवधी की लोकप्रिय कृति है जगनिक की आला खंड। और अवधी की कई बोलियां हैं, जैसा कि अवधी में कई बोलियां हैं, इसमें कि
बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधी की 3 भाषा है, पश्चिमी, केंद्रीय तथा पूर्वी। पश्चिमी अवधी पर ब्रजभाषा की सीमा के निकट होने के कारण इस ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है। अब देखते हैं कि पूर्वी हिंदी गोंडा, अयोध्या आदि के आसपास बोली जाती है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार अवधी के अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी और बघेली में कोई अंतर नहीं है। बघेल खंड में बोली जाने वाले के कारण उड़िया का प्रभाव पड़ा है और इस कारण वह अवधी से कुछ बातों से भिन्न हो गई है। हिंदी साहित्य में अवधी ने एक प्रधान स्थान ग्रहण किया है। जैसा कि व्याकरणगत विशेषताएं अगर इनका बताया जाए कि अवधी भाषा में शब्दों के प्रायः 3 रूप मिलते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ा शब्द के लिए निम्नलिखित 3 रूप अवधी में प्रचलित है, घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना। इसी तरह बेटी के बिटिया, बिटैया का प्रयोग मिलता है। जैसा कि उदाहरण व्याकरण विशेषताएं हैं तो उसको भी हम आप लिख देते हैं। देखिए पूर्वी हिंदी की जो बोलियों में है व्याकरण विशेषताएं अवधी की, जैसे अवधी का मिटा दिया, अवधी भाषा में 3 रूप मिलते हैं, अवधी का है, ठीक है। अवधी का जो है, अभी तो हमने आपका अवधी का परिचय बताया। अब इसका व्याकरणगत विशेषताएं, मतलब कैसे पता लगेगा कि अवधी में कैसे वर्णों का प्रयोग होता है, व्यंजनों का। अवधी भाषा के 3 रूप मिलते हैं। जैसे 3 रूप मिलते हैं कि एक ही चीज़ को 3 तरीके से बोलते हैं। जैसे कि आपने दिया है घोड़ा का घोड़वा, घोड़ौना। सुने होंगे आपकी भाषा, यहाँ के स्टूडेंट हैं, इनकी तो कुछ भाषा इनसे मिलती जुलती है, तो ये इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि घोड़ा का घोड़वा कहते हैं ना गांव में, घोड़वा, घोड़ौना, उनकर घोड़ौना रहा। बेटी का बिटिया, बिटैया या बिट्टी भी कहते हैं, बिट्टी, ठीक है। अवधि में ड़ का न हो जाता है, ठीक उल्टा, जैसा कि उन्होंने न का ड़ किया, और यहाँ पे अवधि में जो है ड़ का न हो जाता है, गुण का गुण, जैसे किसी का गुण है, ये नहीं कहेंगे कि उनके पास, मतलब इनके पास ये गुण है, कहेंगे इनके पास तो बहुत गुण रहा, गुण रहा, गुण, गुण कहेंगे, गुण, गुण को गुण, हमारे पास बहुत गुण है या उनके पास बहुत गुण है। ड़ को लक्ष्मण, लक्ष्मण नाम है ना शुद्ध रूप, लेकिन यहाँ पे कहेंगे कि लक्ष्मण के भाई राम रहन। और श का स, जो बड़ा सा खटकोड़ सा का प्रयोग छोटा सा में करते हैं। जैसा कि ऋषि का ऋषि, जैसे ऋषि लिखते हैं तो इसको ऋषि बोलेंगे। विश्वामित्र का विश्वामित्र, स कर देते हैं। सर्वनाम में जो है मैं, मों, मोर, मैं का मैं, मोर कहते हैं। जैसे मैं को कहेंगे मैं को कहेंगे और मैं को कहेंगे मोर, कहते मोर चीज रहा। अब यहाँ पे तुम, तो, तै, तो, तोर, मतलब यहाँ पे तुम को कहेंगे तू, तै, तो और तोर। अब प्रमुख क्रिया में कहे अहो, हई, हौ, अहो। संज्ञा में कहेंगे सुनब, रहब, संज्ञा कृदंत संज्ञा में। जैसा कि अवधि में देखें कि इसकी जो व्याकरण विशेषताएं हैं, इसमें बताया गया कि प्रमुख सर्वनाम मैं को मैं, जैसे मैं कहेंगे तो मोर होगा, और तुम होगा, तय को तोर आदि। अब प्रमुख क्रियाएं हैं जो अहो, अहि, हौ, अहो, अह, अंग, आह आदि रूप प्रयोग करते हैं। अवधि के कुछ क्रिया शब्द भी निम्नलिखित है, जैसे क्रियात्मक संज्ञा और वर्तमान कृदंत, भूत कृदंत। तो इसमें क्रियार्थक संज्ञा में रहेगा सुनब, रहब, देखब। हम ई बात सुनब, हम ई बात सुनब, रहब, हम यहाँ रहब, देखब, हम ये बात के देखब, हम ही देखब। जैसे इसका प्रयोग होता है ना अवधि भाषा में, इससे परिचित होंगे इस भाषा से आप लोग। वर्तमान कृदंत में है तो कि रहत, रहित, मतलब रहित, रहत, सुनत, सुनीत। अब भूत कृदंत में कहा गया कि देखा, रहा, सुना, हम देखे रहे, देखा रहा हमार, और सुना रहा। अब भविष्य कृदंत में कहेंगे देखा रहा, सुना, हाँ, ऐसा, देखब, जाब, सुनब आदि। डॉक्टर भारदेव बाहरी की सुप्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंदी उद्भव, विकास और रूप में अवधि के निम्नलिखित नमूने प्रस्तुत हैं। जैसे एक मनई के दुई बेटवे रहित, एक मनई के दुई बेटवे रहित, इसका तो आप लोग बता ही लेंगे। एक मनई किसको कहते हैं यहाँ पे, आदमी को।
यहाँ पे कि ओही जून होकर जेठ बेटवा खेत में रहा। ओही जून मतलब उस पहर को कहेंगे। ओही जून होकर जेठ बेटवा खेत में रहा, हम उठ के अपने बाप के लग जाई थे और उससे कहब। एक आध बोलचाल के उदाहरण थोड़ा सा प्रस्तुत है कि यही साल खेती खूब होई के आसार बा। यही साल जो खेती है मतलब बारिश अच्छी है, मौसम अच्छा है, मौसम फसल के अनुकूल है, तो कहते हैं कि ये साल खेती का बहुत आसार बा। 2-3 उदाहरण इसके आप लोग अपने से बना लेंगे। 2-3 उदाहरण क्यों बना लेंगे? क्योंकि आपकी ये लैंग्वेज है, आप बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने से बना लेंगे कि अब इसमें ओके बेटौना अनवर सीता माँ की ही से है। और ओके लक्षण बहुत अच्छा बा। मतलब कहते कि उसका अच्छा लक्षण बहुत अच्छा है, मतलब कि उसका काम बहुत अच्छा है। अब ऐसे करके मतलब उसका उदाहरण दिया गया। इस भाषा से तो आपको परिचित कराना नहीं है, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। उसको आप रोज़ मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने आसपास सुन रहे हैं। ठीक है, अब अवधि का तो आपका हो गया। अब इसमें दूसरी जो भाषा है, दूसरी बोली जो है आपकी बघेली। वैसे तो अवधि बघेली लगभग मिलती जुलती है, बस एकाक अक्षर एकाक वर्णों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। बघेली में का भी देखते हैं। इसके बाद जो है पहली भाषा इसकी थी अवधी, फिर बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए 3 ही इसकी मुख्य है। और इसमें भोजपुरी जो आता है वो तो बिहारी में आता है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा परिचय हम दे देंगे। लेकिन बघेली जो है इसकी दूसरी भाषा, इसमें हाँ का प्रयोग विशेष। थोड़ा सा बघेली का परिचय ले लिए, परिचय जान लिया जाए कि बघेलखंड तथा बघेल क्षत्रियों की बोली होने के कारण इसका नाम बघेली है। जैसे बघेलखंड, बघेल क्षत्रियों की, और बघेली का केंद्र रीवा है। रीवा नाम सुने होंगे, अतः इसे रिवाई भी कहते हैं। इसका क्षेत्र मध्य प्रांत के दमोह, जबलपुर, मांडला तथा बालाघाट के ज़िले हैं। वास्तव में यह भी अवधि का ही एक बोली है, अवधि की तरह बोली है, किंतु राजनीतिक महत्व के कारण इसे एक स्वतंत्र बोली का महत्व मिला है। साहित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। व्याकरणगत विशेषताएं पर सर्गों में संबंध कारक का चिन्ह कर लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। विशेषणों में भी लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के अतीत रूप केवल कर्तवाच्य के, देखिए इसका विशेषताओं में आप देखेंगे तो बालाघाट रीवा में बोला जाता है बघेली। रीवा मध्य प्रदेश कटनी के तरफ चले जाइए तो यहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है बघेली। यहाँ तक कि इलाहाबाद का समाज जो आते कहते हैं ना किस समाज के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो इलाहाबाद भी है वो भी बघेली समाज के अंतर्गत आता है, बघेली समाज के अंतर्गत आता है। और यहाँ बघेली भाषा जो रीवा इसका मुख्य केंद्र माना गया है। और इसमें जो है कि बघेलखंड में इसकी जो व्याकरणगत विशेषताएँ हैं, याद देख रहे हैं, ये व्याकरणगत विशेषता है कि इसमें हाँ का प्रयोग विशेष है, हा का या मन का, ठीक है, हा का प्रयोग है। अवधि के ओ अथवा ए बघेली में वा अथवा या हो जाते हैं। और एक खड़ी बोली का जो क्या है वो क्या हो जाता है, का हो जाता है, का। अब इसमें देखिए परसर्गों में संबंध कारक का जो चिन्ह है कर लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। विशेषणों में भी लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो सकर्मक क्रिया है अतीत रूप केवल कर्तवाच्य के ही होते हैं, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के नहीं। जैसे कि बघेली के विशेषणों में हा का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है। जैसे निकाहा, अवधि शब्दों में ओ तथा ए, बघेली में वा या तथा या हो जाते हैं। और खड़ी बोली क्या के स्थान पर बघेली में कहा का प्रयोग होता है। ऐसा ही करके मतलब बघेली का इतनी ही विशेषता है, लगभग ये क्या करता है, अवधि से मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, अब आप आ जाइए छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी की मुख्य विशेषता मन के संयोग से है, मन के संयोग से है। यहाँ पे कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की बोले जाने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी है। लरिया और खल्लाटी भी इसे कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लरिया और खल्लाटी। लरिया व खल्लाटी, खल्लाटी, लरिया व खल्लाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोगों की भाषा है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ी भाषा कहते हैं। अब इसमें है छत्तीसगढ़ी में कि यह रायपुर, बिलासपुर, खैरागढ़, उदयपुर और जयपुर आदि में फैली हुई है। इसका मिश्रित रूप उड़ीसा और बस्तर में भी बोला जाता है। साहित्य तो इसमें नहीं के बराबर है, मान के चलिए नहीं है।
छत्तीसगढ़ी में कोई साहित्य हमने देखा है, मतलब सुना ही नहीं है, देखा आप ढूंढे रही हैं, लेकिन इसमें नहीं के बराबर है, समझ जाइए। अब व्याकरण विशेषताएं हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से इसकी मुख्य विशेषता है मन के संयोग से, मन मतलब किसी बात को मन जरूर कहेंगे, उसमें संयोग से संज्ञा के बहुवचन रूपों की निष्पत्ति होती है। जैसे एक वचन मनुष्यों, मत कहते हैं, कोई बात कहेंगे हमार मन कहत रहा, मतलब मन कहता था कि ऐसा करेंगे, हम मने, मतलब मन का जल्दी करते हैं। कि दूसरी विशेषता है कि निश्चयात्मक हर का संज्ञा पदों के साथ प्रयोग, जैसे गर्दन का होगा, गर्दन निश्चयात्मक प्रयोग गर हर होता है। जैसे संबंध कारक के चिन्ह के कालिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जो ये सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं हैं वो इसी में वर्णित होती है, और यहीं पे मतलब कहते हैं कि जो संबंध कारक के चिन्ह के कालिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया आपने सुना होगा नाम, और क्रियाओं के समान रूप होते हैं। च एच लघु रूप तक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दाई च का या तक को। छत्तीसगढ़ी में जो होती है हिंदी तद्भव रूपों की बहुलता है और ध्वनियों के महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि दौड़ को धौड़, धौड़, जन झन आदि। छत्तीसगढ़ की, जैसे छत्तीसगढ़ी लोग होते हैं, रायपुर उधर रायपुर की तरफ छत्तीसगढ़ में ही है कि रायपुर खरिया, मतलब खल्लाटी के नाम से जो कहा जाता है, लेकिन इसका बिलासपुर, खैरागढ़, उदयपुर जो वहाँ के स्थान है, वहाँ की जगह है, डेवलप एरिया है छत्तीसगढ़ अभी थोड़ा सा। लेकिन वहाँ की जो मुख्य विशेषता है हमार मन कहते थे कि हमारा मन, मतलब कोई बात कहते हैं, जैसे हम बच्चे यहाँ कहते हैं, वैसे ही वो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मन के संयोग से कोई बात कहते हैं। मन ये मन नहीं कि हमारे अंदर वाला मन मतलब कोई बात कहेंगे तो उसमें मन का प्रयोग जरूर करते हैं। ये छत्तीसगढ़ी की विशेषता है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ में, जैसा कि हमने बताया कि ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ आपका हो गया, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ बघेली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इसमें थोड़ी सी और वर्णन करना है कि छत्तीसगढ़ी में जो हिंदी तद्भव रूपों की बोलता है, तत्सम तद्भव जानते हैं ना, तद्भव तत्सम, तो इसमें जो है तत्सम नहीं, तद्भव भाव की बहुलता है। तद्भव का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे तद्भव का प्रयोग करने के बाद, जैसे कि कोई बात कहते हैं कि ध्वनियों में जो महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है पाई जाती है, जैसे दौड़, घोड़, जन, झन आदि, और कई विशेषताएं ऐसी है। और थोड़ा सा देखिए, इसके बाद जो है कई वर्णनों करना है, और कुछ बोलियां अभी ऐसी हैं जिसका वर्णन आपके सिलेबस में है। इसके बाद है आपका भोजपुरी, इसका वर्णन है, इसका वर्णन अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए देखिए, ये आपका आज कंप्लीट हो गया पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कंप्लीट कर दी कि पश्चिमी हिंदी में ये था कि आप पश्चिमी हिंदी में ये सारी भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती थी कि खड़ी बोली और जितनी सारी भाषाएं खड़ी बोली की थी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आई आपकी पश्चिमी हिंदी में, जैसे खड़ी बोली आ गया, और ब्रिजभाषा आ गया, कन्नौजी आ गया, और बुंदेलखंडी है, और मतलब हरियाणवी है। अब पूर्वी हिंदी में आपका हो गया अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जैसा कि हमने बताया कि जो इसके पहले वाला था वो पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से लिया गया है, और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से लिया गया है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, 2 बोलियां आपकी, 2 मतलब उपभाषाओं की बोलियां आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में आपका मतलब कुछ बोलियों का और परिचय करा दिया जाए फिर इसके बाद। ठीक है, आप धन्यवाद।